और कंप्रेशर बड़ा था। कंप्रेशन हमने इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पहले डिफॉर्मेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने कंप्रेशन उसके अंदर सेकंड स्टेप पढ़ा, और द नेक्स्ट स्टेप इज द कंसोलिडेशन, उसके अंदर स्टेप। क्या डेफिनेशन थी इसकी? लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम लेक्चर पे आप लोगों को बताई थी, एन इंक्रीज इन दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ of the material resulting from particle particle interaction, यानी जिसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। फिर क्या होता है? ऑब्वियसली अब इंक्रीज इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे होगी मेरा बेटा? इंक्रीज इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऐसे होगी कि ये जैसे आपको ये हाथ नजर आ रहे हैं नीचे, इसी का मतलब ये है, क्या समझ आती है आप इस डायग्राम से, कि अगर एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं और उनके दरमियान स्पेसेस हैं, स्ट्रेंथ तभी होगी जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, बाइंड होंगे, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन की वजह से। जैसे ये हाथ आपको नजर आ रहे हैं तीन, ये ज्वाइंट हुए एक दूसरे के साथ, बॉन्डिंग हो गई है, इनकी फ्यूजन हो गई हुई है, लेकिन स्पेसेस इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब बाइंडिंग हो गई तो इसके मतलब है कि इनकी इंटरेक्शन इंक्रीज हो गई। एट द एंड क्या हुआ? मैस के अंदर इंक्रीज हो गया है जी साइज। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म मेरा बेटा इसका, कि मेन देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स हैं जो बेटा इन्वॉल्व हैं फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि पाउडर की इंक्रीज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, कोल्ड वेल्डिंग और फ्यूजन प्रोसेस। अच्छा, कोल्ड वेल्डिंग क्या है? कोल्ड वेल्डिंग ये है कि जब दो सरफेसेस की, जो पार्टिकल्स की सरफेसेस एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाएं और उनके दरमियान डिस्टेंस 50 नैनोमीटर से भी कम रह जाए, तो क्या होगा? उनके दरमियान इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सरफेस फ्री एनर्जी फिनोमिना की वजह से। और फिर वो सरफेस फ्री एनर्जी क्या करता है एट द एंड? वो क्रिएट्स करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिटवीन दी पार्टिकल्स, और वो और जब अट्रैक्शन हो गई, सो दिस अट्रैक्शन ड्यू टू सरफेस फ्री एनर्जी इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग। जैसा ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये बेटा लिखा हुआ है, सेपरेशन लेस देन 50 नैनोमीटर। अच्छा, अब सेकंड मैकेनिज्म फ्यूजन बॉन्डिंग क्या है? अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ कोल्ड वेल्डिंग के अंदर बात की थी सिर्फ दो पार्टिकल्स की, कि वो अगर एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाए। अब दो से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ऑफ इरेगुलरली शेप्ड पार्टिकल्स हैं, जब वो ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द अप्लाइड लोड, ड्यूरिंग द प्रेशर, वो एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएं, तो क्या होगा? क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा? जब इरेगुलरली पार्टिकल जिनकी इरेगुलरली शेप्ड है, तो क्या होगा? उनसे एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होगी उनके दरमियान। अब जब वो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन क्या करेगी मेरे बेटा? वो हीट को जनरेट करेगी। और आप सब जैसे कि जानते ही हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। अब वो जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, अब क्या हुआ? जो एक्सेसिव हीट फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुई है, उससे क्या होगा? पार्टिकल जो है वो मेल्ट कर जाएंगे जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जब वो मेल्ट कर जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लोड के ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर, जैसे ही हम उनसे
लोड या स्ट्रेस या रिमूव करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल क्या है, अगेन फॉरन सॉलिडिफाइड हो जाएंगे। सॉलिडिफाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, एट द एंड इंक्रीज इन दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मास जो है मेरा बेटा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहलाता है फ्यूजन बॉन्डिंग। अब क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ कोल्ड वेल्डिंग और फ्यूजन है, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। हाँ, जो प्रोसेस ऑफ मेरा बेटा कोल्ड वेल्डिंग है और फ्यूजन है, ये बोथ आर अफेक्टेड होते हैं बाय सेवरल फैक्टर्स। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कंसोलिडेशन जो है इफेक्ट करती है। नंबर 1, केमिकल नेचर ऑफ द मटेरियल। नंबर 2, extent of the available surface. Third is the pressure of the surface contaminants. And last, number 4 is inter-surface distances. अच्छा, अब क्या होता है कि जो केमिकल नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, एक मिनट ये, अच्छा, केमिकल नेचर ऑफ द मटेरियल मीन्स कि कौन सी सब्सटेंसेस, कौन से पाउडर पार्टिकल जो हैं, आपको पता है कि कुछ पाउडर पार्टिकल जो होते हैं वो इजीली फ्यूज कर जाते हैं विद ईच अदर एज कंपेयर टू अदर्स। अब क्या होता है उससे कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ द पार्टिकल है वो बिहेव करती है डिफरेंटली। अब आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, 2 ही डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक पार्टिकल्स की एमॉर्फस फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, लेकिन दोनों फॉर्म जो है बिहेव करती हैं डिफरेंटली। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जिनकी शेप अगर क्रिस्टल लैटिस हो, ये भी हमने डिस्कस किया था, वो मोर इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है मेरा बेटा। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी ऑल द प्लेन्स जो हैं इक्वल होती हैं विद ईच अदर, विद द अदर क्रिस्टल्स, दैट्स व्हाई वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड द केमिकल नेचर ऑफ द मटेरियल। अब सेकंड क्या था? एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल सरफेस। अब जैसा कि आप जानते हो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, अब जितनी ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा कोल्ड वेल्डिंग और फ्यूजन प्रोसेस को, दोनों को। उससे क्या होगा कि जैसे ही एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, बाइंडिंग बिटवीन द 2 पार्टिकल्स या बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यू टू कोल्ड वेल्डिंग और फ्यूजन प्रोसेस आल्सो इंक्रीजेस। सो यानी कितनी अवेलेबल, जितनी ज्यादा अवेलेबल सरफेस होगी उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी ड्यू टू कोल्ड वेल्डिंग और फ्यूजन। थर्ड वन इज प्रेशर ऑफ द सरफेस कंटेमिनेंट्स। अगर कोई सरफेस के ऊपर बेटा सरफेस कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, बाइंडिंग इंक्रीज होगी या कम होगी? बाइंडिंग कम होगी या ज्यादा होगी अगर सरफेस के ऊपर कंटेमिनेंट्स हैं? कम। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ कोल्ड वेल्डिंग और फ्यूजन जो है उसकी वजह से वीक होगा एज कंपेयर्ड विद द वो सर्फेसेस जिसके ऊपर कंटेमिनेंट्स नहीं है, जिनको आप कह सकते हो ये क्लीन सर्फेसेस। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, बाज़-औक़ात हम उसको क्लीन करने के लिए बेटा लुब्रिकेशन कर देते हैं। सो लुब्रिकेशन क्या करती है, ऑफ द ग्रेन्यूल्स की हम लुब्रिकेशन कर देते हैं टैबलेटिंग प्रोसेस के अंदर। लेकिन हमने लुब्रिकेशन इतनी करनी है कि टैबलेट जो है मेरा बेटा वो लैमिनेट या कैपिंग ना हो उसकी। सो इसीलिए ख्याल करना है सरफेस कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए जो हम लुब्रिकेट करें तो ओवर लुब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए पाउडर पार्टिकल्स। अगर ओवर लुब्रिकेशन हो गई तो कैपिंग या लेमिनेशन हो जाएगा। तो कैपिंग क्या है? कैपिंग आप लोग जानते ही हो, डिटैचमेंट ऑफ जो क्राउन होता है वो टैबलेट का रिमूव हो जाता है, जबकि लेमिनेशन में पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टैबलेट जो है रिमूव हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है उसके अंदर से। So this is called the fracture of the surface contaminants.
एंड लास्ट इसका इंटर सरफेस डिस्टेंसेस। ये क्या है कि बेटा जितना ज्यादा पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंटर सरफेस डिस्टेंसेस हैं, बताओ मेरा बेटा। निमरा? डिक्रीज होगी सर। हाँ जी, इंक्रीज होगी तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा पार्टिकल्स के दरमियान इंटर सरफेस डिस्टेंसेस कम होंगे उतनी ज्यादा मेरा बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि इसकी वजह से जितना डिस्टेंस कम होगा उससे क्या होगा कि मेरा बेटा आपकी सरफेस फ्री एनर्जी जनरेट होगी। जो जनरेट होगी तो क्या होगा एट द एंड? अट्रैक्टिव फोर्सेस उसने मेरा बेटा ज्यादा क्रिएट कर देगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी बाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। एट द एंड हमारा एम तो यही है कंसोलिडेशन में कि हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। तो ये चार मेन फैक्टर्स थे जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कंसोलिडेशन। अच्छा, इसके अलावा मेरा बेटा एक और चीज भी है, थर्ड वन, कि सॉलिड, जिसको रूल ऑफ मॉइस्चर या आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ब्रिजेस। अब ये क्या है? अब आप लास्ट टाइम जब हम कंप्रेशन पढ़ रहे थे, हमने जब डिस्कशन की थी तो हमने ये देखा था कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंप्रेशन प्रॉपर हो यानी सेटिस्फैक्टरी हो, तो मैंने आपको कहा था कि बहुत कम ड्राइनेस होनी चाहिए, यानी हमारे पास हमें वेटिंग भी रिक्वायर्ड है, हमें स्मॉल अमाउंट सी वेटिंग या मॉइस्टनेस भी रिक्वायर्ड है अपनी ग्रेन्यूल्स या अपने पाउडर पार्टिकल्स के दरमियान। हम अगर पूरे ओवर ड्राइड कर दिया तो टैबलेट ब्रेक हो जाएगी ड्यूरिंग कंप्रेशन के जरिए से। अब क्या होता है कि हमें मॉइस्चर जो है वो रिक्वायर्ड है अपनी फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट्स के लिए, क्योंकि ये आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा, वो फिल कर देती है स्मॉल वाइड्स को प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। अब यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को वेट ग्रेनुलेशन या मॉइस्ट ग्रेनुलेशन का फिनोमिना याद है, उसमें हम बाइंडिंग एजेंट डालते हैं, ग्रेनुलेटिंग लिक्विड डालते हैं जो कि बाइंड करती है पाउडर पार्टिकल्स को। अब यानी स्मॉल अमाउंट प्रोपोर्शन जो है मॉइस्चर कंटेंट का रिक्वायर्ड है हमें फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट में, और ये क्या करता है अल्टीमेटली? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को उसकी इंक्रीज कर देता है। अब लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? ये मॉइस्चर कैसे प्रेजेंट होता है? ये मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फिल्म ऑन द सरफेस के ऊपर। जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्युबल कंपोनेंट जो है फॉर्मुलेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हो फिर क्या होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्युबल कंपोनेंट्स हो जाती है। वो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या करता है? प्रोसेस एक्चुअली फॉर्म्स ए सॉलिड ब्रिज बिटवीन द पार्टिकल्स। वो जो मॉइस्ट लेयर की प्रेशर रिमूव करने से रिक्रिस्टलाइजेशन हुई, उसकी वजह से बिटवीन द पार्टिकल मेरा बेटा सॉलिड ब्रिजेस बन गए, सॉलिड ब्रिज बन गए और इन द फॉर्म ऑफ फिल्म बिटवीन द पार्टिकल्स। और वो सॉलिड ब्रिज फॉर्मेशन जो है अल्टीमेटली इंक्रीज कर देती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि ओवर ड्राइड ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस्ड नहीं करना चाहिए एज कंपेयर टू उन ग्रेन्यूल्स में जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मौजूद हो। ये कहलाती है मेरा बेटा कंसोलिडेशन। रोल ऑफ, जिसको आप रोल ऑफ मॉइस्चर है, इसको आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ब्रिजेस भी इज आल्सो नोन एज। सो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। अब यहाँ वैसे मेरे बेटा आप लोगों ने, उम्मीद है मैंने जितना इजीली आसानी से आप लोगों को बताया ये आपको समझ आ गया होगा फिनोमिना। फिर भी कोई चीज यहाँ समझ नहीं आई तो मैं आगे चलता हूँ।
आप अब क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो एनीवन। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग इज मेरा बेटा ग्रेनुलेशन, जिसको आप बोलते हो वेट ग्रेनुलेशन या मॉइस्ट ग्रेनुलेशन। ये आ रही है मेरे बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इस फिनोमिना को देखो, ग्रेनुलेशन का फिनोमिना आप लोग सारे जानते हो, डेफिनेशन मेरा बेटा उसकी क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्यूल्स फ्रॉम पाउडर सैंपल इज नोन एज ग्रेनुलेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। आप देखो मेरे बेटा, पाउडर पार्टिकल्स हैं, ऊपर स्प्रेइंग सोल्यूशन है जो कि ग्रेनुलेटिंग एक, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलेटिंग लिक्विड या बाइंडिंग एजेंट। ये ब्लू फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है। क्या हो रहा है कि देखो, जैसे ही हमने बाइंडिंग एजेंट ग्रेनुलेटिंग स्प्रेइंग सोल्यूशन को पाउडर पार्टिकल में डाला तो क्या हुआ? वेटिंग और एब्जॉर्बिंग हुई, पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच हुए, ये फिल्म ब्रिजेस बन गई। फिर उसके बाद सॉलिडिफाइड हुए, पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोज आ गए, सॉलिड ब्रिजेस और बन गए, और लास्ट में आप देखो सारे के सारे पार्टिकल फाइनल ग्रेन्यूल्स एक दूसरे के साथ, आप लोगों ने ग्रेन्यूल्स लैब के अंदर बनाया, आप उसके अंदर जब बाइंडिंग या ग्रेनुलेटिंग लिक्विड डालते हो, एट द एंड आप देखते हो कि सारे के सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको ओवन में रखते हो ड्राई करने के लिए। बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करते कि मेरा बेटा वो सेपरेट आउट हो जाए, लेकिन क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच करते चले जाते हैं। वो एक्चुअली ये फिनोमिना हुआ था जो डायग्राम में नजर आ रहा है आप। अच्छा, अब और फिर सुनो, इसके अंदर फर्दर क्या है मेरे बेटा, उन्होंने इसके अंदर बताया कि व्हेन ए बाइंडिंग एजेंट और ग्रेनुलेटिंग लिक्विड को आप किसी भी मास ऑफ पाउडर में जब ऐड करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द बाइंडिंग एजेंट, वो सीरीज ऑफ स्टेजेस से मेरा बेटा गुजरता है, जो कि 4 स्टेजेस का नाम दिया गया। ये कंसोलिडेशन 73 पेज और ग्रेनुलेशन 76 पेज के ऊपर मौजूद है, मॉइस्ट ग्रेनुलेशन। अच्छा, अब क्या हुआ है कि ये 4 स्टेजेस क्या है मेरा बेटा, ये नीचे डायग्राम आपको नजर आ रही है। इन 4 स्टेजेस के नाम है, नंबर 1 इज पेंडुलर स्टेट, नंबर 2 इज फनिकुलर स्टेट, नंबर 3 इज कैपिलरी स्टेट, नंबर 4 इज ड्रॉपलेट स्टेट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मेरा बेटा। अगर आप लोग डायग्राम देखो और हर स्टेट के सामने देखो पाउडर प्लस बाइंडिंग एजेंट, पाउडर प्लस मोर बाइंडिंग एजेंट, पाउडर प्लस इवन मोर बाइंडिंग एजेंट, पाउडर प्लस इवन मोर एंड मोर बाइंडिंग एजेंट, तो मेरा बेटा क्या शेप बनती है पार्टिकल्स की, ये देखो नीचे डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है। अब क्या होता है, सबसे पहले पेंडुलर स्टेट, जब आप इनिशियली हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग एजेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, अब आप देखो पार्टिकल, ये जो येलो येलो आपको नजर आ रहा है, ये पार्टिकल है, ये सेपरेट थे। जैसे ही आपने बाइंडिंग लिक्विड डाला, एजेंट डाला उसके अंदर, वो स्प्रेड करके ये ब्लू कलर की जो लाइंस आपको अटैचमेंट नजर आ रही है, ये बाइंडिंग एजेंट है, ये ग्रेनुलेटिंग लिक्विड है। फिर क्या होगा कि लिक्विड जो है, वो जो बाइंडिंग एजेंट या लिक्विड है, वो स्प्रेड कर गया इन द फॉर्म ऑफ, ये फिल्म्स बन गई हैं बेटा बिटवीन दी पार्टिकल्स। ये आपको नजर जो आ रही हैं ब्लू लाइंस, ये फिल्म्स बन गई। अब इन फिल्म्स से क्या हुआ, दिस फिल्म फ्यूज विद द फिल्म ऑफ एन अदर पार्टिकल। अब आप देखें, एक से दूसरी में, दूसरी से ब्लू लाइन, तीसरी में, एक दूसरे के साथ ब्लू लाइंस की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। एंड फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक ब्रिज बना दिया है बिटवीन दी पार्टिकल्स। अब इन ब्रिज बिटवीन पार्टिकल जो जो बन गए हैं, इसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के साथ हेल्ड हो गए हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन और कैपिलरी फोर्सेस। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ जी आप, फनिकुलर स्टेट।
हाँ, हमने कहा कि जी अब हमने बाइंडिंग एजेंट डाला, अब हमने कहा यहाँ हमने मजीद बाइंडिंग एजेंट डालना है पार्टिकल्स में। तो जैसे ही हमने बाइंडिंग एजेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, अब आप देखो डिफरेंस देखना क्या है पेंडुलर और फनिकुलर की डायग्राम जब आपकी नजर आ रही है। जो फिल्म्स ब्लू लाइन साइज है वो यहां इंक्रीज हो गया मेरा बेटा फनिकुलर स्टेट में। क्यों? कि जो फिल्म्स ब्लू लाइन की बनी थी पतली पतली छोटी छोटी सी, वो अब उनका साइज बढ़ गया, यानी वो फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ। और उन्होंने क्या किया कि जो स्पेसिस थी अब उन्होंने वो कवर अप करना शुरू कर दिया बिटवीन दी पार्टिकल। सॉरी। और इसलिए इस स्टेज को इन बिटवीन द मैक्सिमम ऑक्युपाई करने का स्टेज, जो एरिया को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया बिटवीन द पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं फनिकुलर स्टेट। और इसमें स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेनुलर मास जो है ग्रेटर देन दी पेंडुलर स्टेट होती है। आएंगे फिर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर कि जी कैपिलरी स्टेज क्या है। फिर देखो डायग्राम मेरा बेटा, यहाँ ब्लू लाइंस में फनिकुलर में और कैपिलरी में क्या हुआ, सारी की सारी जो आपको वाइट स्पेसेस फनिकुलर में बेटा नजर आ रही हैं, ये सब की सब रिमूव हो गई ग्रेनुलेटिंग लिक्विड या बाइंडिंग एजेंट के साथ। जैसे ही हमने मजीद क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग एजेंट इंक्रीज की, all the gap between the particles are, जो गैप था filled with the granulating agent, spaces जो थी between the granules entirely मेरा बेटा eliminate हो गई। इस स्टेज को कैपिलरी स्टेज कहते हैं और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है देन दी फनिकुलर स्टेट। और लास्ट वन ड्रॉपलेट स्टेज। आप देखो कि हम जी अगर फर्दर मजीद डाल दें मेरा बेटा, फर्दर मजीद बाइंडिंग एजेंट डाल दें तो क्या हो गया, ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो गई। यानी तमाम के तमाम जो आपको येलोइश सॉलिड पार्टिकल थे वो सस्पेंड हो गए विद इन द ड्रॉप ऑफ द बाइंडिंग एजेंट। ब्लू लाइंस ने ओवरकम सारा काम करके स्पीशीज एक दूसरे मिक्स होकर एक ड्रॉपलेट बन गया बाइंडिंग एजेंट का। लिक्विड ग्रेनुलेटिंग लिक्विड है, उसके अंदर पार्टिकल्स चले गए सारे। तो इस स्टेज की मिनिमम स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टेजेस। क्यों? सबकी मैक्सिमम थी एक दूसरे से, इसकी मिनिमम है। बिकॉज मेरा बेटा यहां सरफेस टेंशन जो है फिनोमिना इन्वॉल्व जो था, सिर्फ वही इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो इंट्रा पार्टिकुलर फोर्सेस थी वो यहां अब प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि विद इन द ड्रॉप के अंदर चले गए, सरफेस के ऊपर एक्सपोज ही नहीं है पार्टिकल एक दूसरे से। अब वो फ्यूज है सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलेटिंग लिक्विड की वजह से। जो सरफेस फिनोमिना, सरफेस टेंशन का फिनोमिना तो होगा, लेकिन इंट्रा ग्रेनुलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए इसकी सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ है। इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट स्टेज। ये 4 मेन स्टेजेस होती है मेरा बेटा, जिसके ऊपर हम आपकी ग्रेनुलेशन ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ये देख लो आप, पेंडुलर स्टेट, लो मॉइस्चर लेवल है इसमें, held together by lens shaped rings of liquid. These cause adhesion because of surface tension or liquid air interface and high suction pressure in the liquid bridge. Funicular stage present in intermediate stage between the pendular and capillary. When the air start to displace from between the particle is funicular. ये सारी आप देख सकते हो मेरा बेटा, ये वही बातें जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। कैपिलरी स्टेट, एयर तमाम की तमाम रिमूव हो गई, moist granule size increase हो गई about 3 times between the pendular and the capillary state. This state is more desirable state in, हमेशा याद रखो हमें कैपिलरी स्टेट रिक्वायर है, हमें ड्रॉपलेट स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है। ये देख लो, दिस स्टेट इज मोस्ट डिजायरेबल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेनुलेशन। और
last one droplet is another statement, but this step is undesirable. This will impact the process by spray drying of suspension only. तो ये आपकी 4 स्टेजेस थी। इसके बाद एक है ठीक। हाँ जी जी मेरा बेटा, एनी क्वेश्चन? तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मंडे को प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स पढ़ेंगे, ड्राई मेथड और वेट मेथड से, डायरेक्ट कंप्रेशन, सारा वेट मेथड, रोल कंपैक्टर, कंपैक्शन, और फिर उसके बाद हमारी सिंगल पंच और रोटरी मशीन आ जाएंगी, टैबलेट कंप्रेशन मशीन। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर को फिनिश करने के ऊपर चल रहे हैं। जी मेरा बेटा, एनीवन एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज जो आपको समझ ना आया हो? जी सर, ये बुक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो बुक के ऊपर काफी ज्यादा लेंथी लिखा हुआ है। जी मेरा बेटा, वहां तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो फिर सर हम यहाँ से करें कि बुक से करें? बेटा ये मैंने देखो, अब आपका हमें तो नहीं पता एग्जाम आपका किस फॉर्म में होता है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, क्विज होती है, या जो आपने असाइनमेंट्स दी थी वो लोग आप लोगों को हम उसकी मार्क्स करते हैं ग्रेडिंग। तो इसीलिए आप लोगों के पास मैंने ये मटेरियल भी आ गया स्लाइड्स वाला, आपके पास बुक भी मौजूद है। जैसा एग्जामिनेशन होगा उसके मुताबिक बेटा आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने डिसीजन एट द एंड उसके मुताबिक तैयारी करनी है। अब जो हाँ वो कोई इशू नहीं है, बुक के अंदर जो मेरा बेटा आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट हुई थी वहां से नोट डाउन कर लो, अदरवाइज वहां से जो एक्स्ट्रा है वो बेटा रिमूव कर दो, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर? वो तो बात की बात है कि अभी डिसाइड क्या होता है। अब असल चीज तो ये है कि हम कोर्स को जितना ज्यादा आप लोगों को समझ सकते हैं बिफोर टू, तो आप लोगों ने 9th में चले जाना है सितंबर में, तो इससे पहले जो भी उन्होंने मैकेनिज्म करना है एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा नो आओ सारा बिफोर एंटर इनटू द 9th सेमेस्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं तीनों लेक्चर अपलोड कर दूंगा अगर गूगल क्लासरूम में, तो ये आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ जी, एनी क्वेश्चन? मेरा बेटा आप एक और बात भी करनी थी जाने से पहले। गजनफर मारिया आप साथ हो? जी सर। जी सर। मेरा बेटा कंप्लेंट बहुत आ रही हैं आप लोगों की कि आप लोगों में से कोई अब ये नहीं जानता कौन है क्लास में से जो बेटा तंग कर रहा है टीचर को और टीचर्स को। ये 4th सेमेस्टर में भी ये चीज हुई थी, तो मेरी सिर्फ आप लोगों से बेटा माशाल्लाह 4th साल आप लोगों का पास आउट होने लगा है। इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, जुम्मे का दिन है आज। मेरा बेटा इतना कोरोना चल रहा है, इतने हालात खराब है, अल्लाह का अजाब हमारे पे आया हुआ है, और आप लोग जो स्टार्ट की रही सही इज्जत और रिस्पेक्ट है वो भी खोने पे तैयार हो आप लोग। कैसी मेरे बेटा आप लोगों की सोच, मैं हैरान हूं। आप लोगों में से ऐसा कोई कैसे भी कर सकता है कि यार किसी भी टीचर के साथ, ये नहीं मेरे साथ मेरा बेटा कोई करे या किसी और के साथ करे, टीचर के साथ आपका उसका क्या काम? मैं तो यहाँ बैठा आपको बेटा पढ़ा रहा हूँ, और मुझे क्या पता आप लोग क्या कर रहे हो, कौन लोग ऑनलाइन है। मैं तो वीडियो अपनी भी ऑन नहीं करता, ना आप लोगों को कहता हूँ, ना मैसेजेस होते हैं वो भी जरूरी आपको कहते हैं, अदरवाइज मैं चाहूँ तो आपके मैसेजेस भी ब्लॉक हो जाएं, आपकी आवाज भी ब्लॉक हो। 4th सेमेस्टर ने भी यही काम किया था मेरा बेटा। क्या हुआ? नहीं बाज आया मेरा बेटा, क्या हुआ? अभी 1 मिनट में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों की जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्या रह जाएगी इज्जत आप लोगों की, रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स और फैमिली के। आजकल ये चीज बहुत कॉमन है मेरे बेटे, किसी भी अननोन आईडी का पता चला लेना। साइबर क्राइम सेल के अंदर वो जनाब हसन साहब ने मेरा बेटा भिजवा दी 4th सेमेस्टर की कंप्लेंट आईडी की, वो पता लग गया बच्चा, और वो जनाब जी उसके पेरेंट्स माफियों तरलों तक भी आ गए। अब आप मुझे बताएं, एक्सपेल करने लगे थे।
तो मेरा बेटा आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता। मजाक ठीक है अपनी जगह, लेकिन देखना चाहिए कि उस्ताद के साथ मजाक हम किस लेवल के ऊपर कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को एहसास होना चाहिए। मेरे इतने अच्छे बच्चे हो सारे आप, मैं आप लोगों से तो ये उम्मीद नहीं रखता कि मेरा बेटा कि आप लोग कोई ऐसा काम करोगे कि यार जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, अब अपने घरों में बैठे हो, अल्लाह मैंने आपको सुकून से सेफ स्टे एंड सेफ रखा हुआ है, अल्लाह मियां आप सबको महफूज रखे हो। आप उसके अंदर चाहते हो कि जनाब लगता है आप सुकून से नहीं रहना चाहते। तो इसीलिए मेरा बेटा थोड़ा सा एहसास करो, जो लोग हैं या जिनका आपको पता है उनको आप लोग समझाओ कि आप लोग हमें या जो हमारे हेड हैं, ऑब्वियसली जब टीचर कंप्लेंट करेगा, देखो बीइंग स्टूडेंट एडवाइजर मेरा आपको समझाना फर्ज है एक दफा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा से अगर किसी की कंप्लेंट आई जो भी होगा तो फिर मेरा बेटा वो हसन साहब जाने, फैकल्टी जाने, और फिर आगे FIA का साइबर क्राइम सेल है वो जाने मेरा। तो ये अब आप लोगों को थोड़ा सा मेरा बेटा एडमिट करनी चाहिए कि क्या चीज है जो हम ऑनलाइन मेरा बेटा बात कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते, हर एक की रिस्पेक्ट करते हुए, गर्ल्स की अलहदा, फीमेल की अलहदा, मेल की अलहदा और टीचर्स की अलहदा। क्या मैंने आज तक आप लोगों को, अब साल हो रहा है मेरे से पढ़ते, आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की? क्या किसी और टीचर ने आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की? आप लोगों को 10 दफा कहा, जो चीज मर्जी आप लोग करना चाहते हो मेरा बेटा 100 बिस्मिल्लाह आप लोग जाओ और करो, हमें